करना जरूरी है, मगर सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि कैमरे साफ करने के लिए किसी को बाहर जाना पड़ेगा। जो भी पहले बाहर गया था वो कुछ ही मिनटों में मर गया था। इसीलिए सिलो में एक सख्त नियम था, जो भी सिलो के कानून तोड़े उसे वहाँ रहने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई खुलेआम ये कहे कि वो सिलो में नहीं रहना चाहता तो उसे बाहर भेज दिया जाएगा और फिर वापसी कभी नहीं होगी। ये रास्ता केवल वही चुनते थे जिन्होंने जीने की उम्मीद पूरी तरह खो दी हो। वक्त गुजरता रहता है और एलिसन अभी भी माँ नहीं बन पाती। वो बेहद परेशान हो जाती है और दोबारा सोफी से मिलने का फैसला करती है। सोफी उसे अपने घर ले जाती है और फौरन नल खोल देती है ताकि बहते पानी की आवाज में उनकी बातें कोई सुन न सके। एलिसन को ये हरकत बेहद अजीब लगती है। तब सोफी उसे बताती है कि कई साल पहले सिलो के अंदर कई बागी गुट थे जो सिलो को खोलकर बाहर जाना चाहते थे। उन्होंने कई कोशिशें की मगर कोई भी कामयाब नहीं हुई। अपनी ताकत बचाने के लिए सरकार के कुछ छुपे हुए लोगों ने उन बागियों को मार दिया और उस दौर की सारी हार्ड ड्राइव्स और किताबें तबाह कर दी। एलिसन को समझ नहीं आता कि सरकार ऐसा राज क्यों छुपाएगी। सोफी फिर ये भी कहती है कि एलिसन का मां न बन पाना भी सरकार की करतूत है। लॉटरी जीतने के बाद भी औरतों को आसानी से मां बनने नहीं दिया जाता। एलिसन उलझन में पड़ जाती है मगर कहीं न कहीं उसे ये सच लगता है। वो घर लौटकर बेकर को सब कुछ बताती है। बेकर इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है और मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट से किसी को सोफी के पास भेजने का फैसला करता है। अगले दिन नीचे के फ्लोर पर रहने वाला एक मैकेनिक जिसका नाम जॉर्ज है वो एलिसन की कंपनी में कंप्यूटर मेंटेनेंस की रिक्वेस्ट भेजता है। एलिसन को ये काम सौंपा जाता है। ये सुनते ही एलिसन सीधे बेकर के ऑफिस जाती है और उससे मिलती है क्योंकि वो जानती थी कि बाद में वो बेहद थकी हुई होगी और रात को बच्चे की कोशिश नहीं कर पाएगी। उनके साथ ही ये सुनकर हंसते हैं। जब एलिसन जॉर्ज के घर पहुंचती है तो जॉर्ज बताता है कि उसने जानबूझकर उस वक्त रिक्वेस्ट भेजी थी जब बाकी सब काम में व्यस्त हों ताकि एलिसन को ही भेजा जाए। एलिसन को समझ नहीं आता कि जॉर्ज उससे क्यों मिलना चाहता था। जॉर्ज तब उसे बागियों के जमाने की एक पुरानी हार्ड ड्राइव दिखाता है। वो बताता है कि किसी ने उसे ये दी थी और एलिसन का आर्टिकल पढ़कर उसने इसे ठीक करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। एलिसन को उत्सुकता होती है और वो खुद डेटा रिकवर करने लगती है। उसे पुरानी फाइलें और सिलो के बेहद विस्तृत ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं। खतरे को भांपते हुए वो जॉर्ज को ड्राइव छुपाने की हिदायत देती है और कहती है कि अगर किसी को पता चला तो उसे जेल हो जाएगी। उस रात जब बेकर उससे मिलना चाहता है तो एलिसन मना कर देती है क्योंकि वो पूरी तरह थकी हुई होती है। अगले दिन वो दोबारा जॉर्ज के पास जाती है और रिकवर किए गए डेटा को और गहराई से देखती है। उसे कुछ तस्वीरें मिलती हैं जो ये दिखाती हैं कि बाहर की दुनिया अब खूबसूरत और हरी भरी है, जहाँ परिंदे उड़ रहे हैं और नदियाँ बह रही हैं। एलिसन और जॉर्ज दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खूबसूरत नजारा कभी नहीं देखा था। वक्त गुजरता है और एक पूरा साल खत्म हो जाता है। एलिसन माँ नहीं बन पाती। दोनों का दिल टूट जाता है। एक दिन बेकर घर लौटता है और एलिसन को बेहद परेशान हाल में पाता है। वो बेकर को बताती है कि सोफी सच कह रही थी। ये उनकी कमजोरी नहीं थी बल्कि सरकार ने कभी नहीं चाहा कि एलिसन माँ बने। एलिसन एक और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दिखाती है जो कभी निकाली ही नहीं गई थी और जिसके बारे में उन्हें बताया भी नहीं गया था। बेकर ये देखकर सन्न रह जाता है। जब एलिसन की हालत उसे निकालने की वजह से बिगड़ने लगती है तो बेकर डॉक्टर बुलाने के लिए बाहर भागता है। इस मौके का फायदा उठाकर एलिसन घर से निकल जाती है और कैफेटेरिया में लोगों के सामने चिल्लाने लगती है कि सरकार उन्हें धोखा दे रही है और बाहर की दुनिया पूरी तरह ठीक है। कैफेटेरिया में बैठे लोग हैरान रह जाते हैं और समझते हैं कि एलिसन का दिमाग खराब हो गया है। एलिसन चिल्लाकर कहती है कि वो किसी भी कीमत पर बाहर जाना चाहती है। ये कहते ही उसने एक बेहद बड़ी गलती कर दी क्योंकि सिलो का कानून कहता था कि जो भी बाहर जाने की बात करे उसे अगले दिन ही बाहर भेज दिया जाएगा और वापसी कभी नहीं होगी। बेहाल बेकर मेयर के पास दौड़ता है और मदद मांगता है। मेयर बेहद दुखी होती है मगर कुछ नहीं कर सकती। बेकर एलिसन के पास जाता है जहां वो उसे बताती है कि बाहर की दुनिया सच में पूरी तरह ठीक हो चुकी है। वहां परिंदे हैं, नदियां हैं और हर तरफ हरियाली है। जो तस्वीरें कैफेटेरिया की स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं वो जानबूझकर झूठी और बनाई हुई हैं ताकि लोग डरे रहें और सिलो में कैद रहें। बेकर बार बार एलिसन से अपना फैसला बदलने की गुजारिश करता है मगर एलिसन अपनी बात पर डटी रहती है। अगले दिन सब लोग कैफेटेरिया में इकट्ठा होते हैं और बड़ी स्क्रीन के सामने खड़े हो जाते हैं। एलिसन को एक खास प्रोटेक्टिव सूट पहनाया जाता है जो उसे कुछ देर तक जिंदा रख सके ताकि वो बाहर जाकर कैमरे साफ कर सके और ठीक ऐसा ही होता है। एलिसन बाहर निकलती है और फौरन कैमरे के लेंस साफ करती है। अंदर कैफेटेरिया में लोग राहत महसूस करते हैं मगर किसी को भी आसमान में परिंदे नजर नहीं आते और बाहर की दुनिया पहले जैसी ही बर्बाद और वीरान दिखती है। एलिसन को इस बात की कोई परवाह नहीं होती और वो आगे चलती रहती है। तभी अचानक वो जमीन पर गिर जाती
जाती है और उसकी मौत हो जाती है। बेकर और बाकी सभी लोग बुरी तरह टूट जाते हैं। बेकर एलिसन की मौत के सदमे से इस कदर बिखर जाता है कि 2 साल बाद भी वो दोबारा शादी नहीं करता। इस वक्त के बाद उसका साथी मैट उसके पास आता है और उसे जॉर्ज की फाइल थमाता है। जॉर्ज कुछ वक्त पहले मर चुका था और उसकी मौत को आधिकारिक तौर पर खुदकुशी बताया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्ज ने सिलो के 120वें फ्लोर से छलांग लगाई थी, मगर सच्चाई शायद कुछ और ही थी। सोचते सोचते बेकर अचानक मैट से कहता है कि वो भी बाहर जाना चाहता है। मैट ये सुनकर हैरान रह जाता है। बेकर का कहना है कि उसे कोई बेहद जरूरी राज पता चला है जिसके बारे में सिलो के लोगों को कुछ भी नहीं पता। मैट उसे रोकने की कोशिश करता है मगर बेकर नहीं मानता। वो घर लौटकर बाहर जाने की तैयारी करने लगता है। जब बेकर बाहर निकलता है तो सब लोग कैफेटेरिया की स्क्रीन से उसे देखते हैं जैसे उन्होंने एलिसन को देखा था। बाहर निकलते ही बेकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो पहले कैमरे साफ करता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। जो कुछ बेकर देखता है वो साबित करता है कि एलिसन सच कह रही थी। बाहर की दुनिया सच में ठीक हो चुकी थी। नीले आसमान में परिंदे उड़ रहे थे मगर कैफेटेरिया के अंदर लोग अभी भी वही पुरानी बर्बाद दुनिया देख रहे थे। मगर अगर बाहर की दुनिया सच में ठीक है तो एलिसन की मौत क्यों हुई? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बेकर एलिसन की लाश की तरफ बढ़ता है। रास्ते में ही उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वो बेबस होकर हेलमेट उतारता है मगर तब भी ठीक से सांस नहीं ले पाता। बेकर भी वहीं मर जाता है। ये एक बेहद डरावना सवाल खड़ा कर देता है। अगर बाहर की हवा साफ है तो बेकर सांस क्यों नहीं ले पाया? ये पूरा मंजर कैफेटेरिया की स्क्रीन पर देख रही एक औरत जिसका नाम जूलियट है वो पूरी तरह सदमे में आ जाती है। बेकर के मौत से उसका दिल टूट जाता है और उसका गम जल्दी ही गुस्से में बदल जाता है। वो चिल्लाती है कि बेकर झूठा था। इसके बाद वो अपनी फैक्ट्री जाती है जहाँ एक बेहद बड़ा जनरेटर लगा हुआ है जो पूरे सिलो को पावर सप्लाई करता है। वहाँ वो अपना गुस्सा निकालती है। इसी दौरान मैट बेकर के कमरे में जाता है और उसे याद करता है। वहाँ उसे बेकर का एक खत मिलता है। उस खत में बेकर ने लिखा था कि जूलियट को अगला शेरिफ बनाया जाए। मैट हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि बेकर जूलियट को इतनी अच्छी तरह कैसे जानता था और पिछले 2 सालों में उसकी पीठ पीछे क्या चल रहा था। फिर भी मैट बेकर के फैसले की इज्जत करता है और मेयर के पास जाकर उसे खत के बारे में बताता है। मेयर भी हैरान होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि मैट को खुद अगला शेरिफ बनना चाहिए था। वो शुरू से बेकर के साथ काम कर चुका था और सिलो के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी रखता था, मगर मैट उम्र का हवाला देकर ये पद लेने से मना कर देता है। ये मेयर के लिए एक बड़ी मुश्किल बन जाती है क्योंकि नया शेरिफ जल्द तय करना जरूरी था, वरना सिलो के अंदर छोटे छोटे गुट बनने लगते और सरकार के खिलाफ बगावत का खतरा पैदा हो जाता। मेयर अभी सोच ही रही होती है कि तभी नीचे के फ्लोर पर रहने वाली मार्था नाम की एक बुजुर्ग औरत उनकी पूरी बातचीत सुन लेती है। मार्था एक कबाड़खाने में काम करती थी जहाँ लोग बेकार चीजें फेंकते थे और वो उन्हें रिसाइकल करके काम की चीजें बनाती थी। वही मार्था थी जिसने जूलियट को इंजीनियरिंग की हर बारीकी सिखाई थी। उसी वक्त जूलियट खुद वहाँ आ जाती है और बेकर की मौत की वजह से उसके अंदर अभी भी आग जल रही होती है। मार्था पूछती है कि वो इतना गुस्से में क्यों है। जूलियट बताती है कि 1 साल पहले जब वो जनरेटर डिपार्टमेंट में आई थी उससे पहले उसका जॉर्ज के साथ रिश्ता था। उस दौरान जॉर्ज ने उसे बताया था कि उसे कोई बेहद खतरनाक राज पता चला है जिसे वो खुलेआम नहीं बता सकता, मगर बाद में सब बताएगा। इसीलिए दोनों ने रात को जूलियट के घर मिलने का प्लान बनाया था। मगर जब जूलियट रात को घर पहुंची तो जॉर्ज वहाँ नहीं था। उसकी जगह टेबल पर एक छोटी ट्रे रखी थी जिसमें जॉर्ज का एक पुराना खिलौना था जो जूलियट ने पहले उसकी किसी छुपी हुई जगह पर देखा था। उसके साथ एक नोट भी था जिसमें जॉर्ज ने पूछा था कि क्या उसे याद है उसने ये खिलौना पहले कहाँ देखा था। जूलियट उलझी हुई और थकी हुई थी, इसलिए उसने आराम करने का फैसला किया। अगले दिन काम पर जाने पर उसे पता चला कि जॉर्ज ने 120वें फ्लोर से छलांग लगा दी। जूलियट टूट गई। वो पूरे यकीन के साथ जानती थी कि जॉर्ज ऐसा कभी नहीं करता। उसे यकीन था कि किसी ने उसे मारा है क्योंकि वो सच के बहुत करीब पहुंच गया था। वो सच सामने लाने के लिए पुलिस स्टेशन गई। एक अफसर उसके साथ उस जगह की जांच करने गया जहां जॉर्ज गिरा था। रास्ते में बेकर और मैट भी साथ हो गए। जगह की जांच के बाद बेकर को पता चला कि जॉर्ज तीसरे मैकेनिकल लेवल पर गिरा था और उस वक्त वहाँ कोई नहीं था, इसलिए यह तय करना नामुमकिन था कि जॉर्ज खुद कूदा या किसी ने धक्का दिया। वहीं बेकर की नजर जूलियट की कलाई पर बंधी घड़ी पर पड़ती है और वो हैरान रह जाता है। जूलियट बताती है कि ये घड़ी जॉर्ज ने उसे दी थी। बाद में जब जॉर्ज के जिस्म की जांच की गई तो उस पर किसी लड़ाई के कोई निशान नहीं थे जो ये बताता था कि वो खुद कूदा था। फिर भी जूलियट इस नतीजे को मानने से इनकार करती थी। जूलियट को अभी भी यकीन था कि बेकर जॉर्ज के कातिल को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। वो बेकर को जॉर्ज का नोट और खिलौना दिखाती है। बेकर फौरन इनका मतलब नहीं समझ पाता। जूलियट बताती है कि जॉर्ज कुछ ढूंढ रहा था और उसने सिलो में जगह जगह कुछ छुपे हुए ठिकाने बनाए हुए थे। वो खिलौना उसने पहले ऐसे ही एक ठिकाने पर देखा था। बेकर कहता है कि वो उसे वहाँ ले चले। जूलियट
जूलियट एक शर्त पर राजी होती है कि किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा। बेकर मान जाता है। जूलियट उसे सिलो के एक निचले और कम आबाद हिस्से में ले जाती है। एक सुरंग जैसे रास्ते से वो एक पुरानी नाव तक पहुंचते हैं, जहां रास्ता खत्म होता नजर आता है। जूलियट नाव हटाती है तो पीछे एक और छुपी हुई सुरंग नजर आती है। बेकर को समझ नहीं आता कि आगे क्या है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक तंग सुरंग मिलती है, जिसकी दीवारें बेशुमार पुरानी तस्वीरों से भरी हैं, जो बागियों के दौर से भी पुरानी लगती थी। ये किसने बनाई कोई नहीं जानता। और आगे बढ़ने पर उन्हें एक बेहद बड़ी ड्रिलिंग मशीन नजर आती है, जिससे सिलो खोदा गया था। सबको लगता था कि ये मशीन निर्माण के बाद हटा दी गई थी। जूलियट ये सब पहले देख चुकी थी, मगर बेकर के लिए ये सब बेहद चौंकाने वाला था। जूलियट फिर उसे जॉर्ज के छोटे से छुपे हुए कैंप में ले जाती है। वहाँ एक बॉक्स में कुछ पुराने सामान के साथ एक कैमरा भी था, मगर न बेकर न जूलियट ये समझ पाते कि ये क्या है, क्योंकि उनके जमाने में कैमरे का इस्तेमाल पूरी तरह खत्म हो चुका था और लोग ये भूल चुके थे कि वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी कोई चीज भी हुआ करती थी। वो सिर्फ सीसीटीवी का लाइव फुटेज जानते थे। बॉक्स के सामान की जांच करने के बाद भी जूलियट को समझ नहीं आता कि जॉर्ज उसे यहाँ क्यों लाना चाहता था। तभी उसकी नजर पास ही एक गड्ढे पर पड़ती है, जो धागे से भरा हुआ था। पिछली बार से काफी कम धागा बचा था। सोचते हुए जूलियट आसपास ढूंढती है और वो धागा कहीं और मिल जाता है। धागे का पीछा करते हुए दोनों एक और बैग तक पहुँचते हैं। उस बैग में वही हार्ड ड्राइव थी जिस पर जॉर्ज और एलिसन ने बाहर की दुनिया के वीडियो देखे थे। बाद में पकड़े जाने के डर से जॉर्ज ने इसे वहाँ छुपा दिया था। बैग में एलिसन के नोट्स भी थे, जिनमें डेटा रिकवर करने का तरीका लिखा था। लिखावट देखते ही बेकर समझ जाता है कि ये उसकी बीवी के हाथ से लिखा है, यानी एलिसन और जॉर्ज एक दूसरे को जानते थे। वो ये भी समझ जाता है कि जूलियट की कलाई पर जो घड़ी है वो असल में उसी ने एलिसन को दी थी। एलिसन ने वो घड़ी जॉर्ज को किसी जानकारी के बदले दी होगी, क्योंकि जॉर्ज को पुरानी चीजों का बेहद शौक था। बाद में जॉर्ज ने वो घड़ी जूलियट को दे दी। कहीं न कहीं एलिसन की मौत का कनेक्शन भी इसी हार्ड ड्राइव से था। इसलिए बेकर दोनों मामलों की जांच करने का फैसला करता है, मगर वो जूलियट से कहता है कि वो इस मामले से दूर रहे। बेकर ऊपर के फ्लोर पर रहता था और जूलियट नीचे। अगर दोनों को बार बार साथ देखा गया तो लोग शक करेंगे और दोनों की जान खतरे में पड़ सकती थी। जूलियट मान जाती है। बेकर कहता है कि जब भी कोई अहम सुराग मिलेगा वो खुद जूलियट को बताएगा। जूलियट ये भी मान लेती है। अब मौजूदा वक्त में यही वजह थी कि जूलियट ने बेकर को झूठा कहा, क्योंकि बेकर ने उसे कभी कोई खबर नहीं दी और मर गया। जॉर्ज की मौत के बारे में जूलियट को बस यही याद है कि जिस दिन वो मरा उस दिन वो उसे कुछ बेहद खतरनाक बताने वाला था। उस दिन जॉर्ज ने बस इतना कहा था कि जो वो ढूंढ रहा था वो उसे मिल गया। ये बात जूलियट मार्था को भी नहीं बताती। इधर मैट और मेयर अभी भी अगले शेरिफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। मैट कुछ और काबिल उम्मीदवारों के नाम सुझाता है, मगर मेयर खुद दिल से चाहती है कि जूलियट को शेरिफ बनाया जाए। तभी मैट उसे बताता है कि बेकर की आखिरी ख्वाहिश थी कि अगर जूलियट शेरिफ बनने से मना भी करे तब भी उसे उसका बैज दे दिया जाए। इसीलिए मेयर अगले दिन जूलियट से मिलने का फैसला करती है, मगर उससे पहले वो कई लोगों से मिलकर उनकी राय जाना चाहती थी। उसी वक्त जूलियट दोबारा जॉर्ज की छुपी हुई सुरंग में जाती है और उसकी यादों में खो जाती है। उसे याद आता है कि एक बार जॉर्ज ने उसे बताया था कि उसने सिलो के ब्लूप्रिंट्स देखे हैं। उसके मुताबिक जिसे लोग सिलो का सबसे निचला हिस्सा मानते हैं वो असल में सबसे गहरा नहीं है। सिलो उससे भी नीचे जाता है और वहाँ सबसे नीचे एक कमरा है जिसके बारे में जॉर्ज जानना चाहता था। इसीलिए जूलियट सोचती है कि शायद जॉर्ज वहाँ गया हो। वो सुरंग में एक गड्ढे के ऊपर रस्सी बांधकर नीचे उतरने की कोशिश करती है, मगर नीचे पानी था और सिलो के लोगों को तैरना नहीं आता था। डर के मारे जूलियट वापस चढ़ जाती है और अपने कमरे में लौटकर शराब पीते हुए फूट फूट कर रोती है। अगले दिन उसकी दोस्त शर्ली उसे जगाने आती है और उसे संभालती है। तभी जनरेटर की तरफ से अजीब आवाजें आती हैं। जूलियट फौरन वहाँ भागती है और देखती है कि जनरेटर खराब हो गया है। वो बेहद ज्यादा गर्मी छोड़ रहा था और अगर इसे ठीक न किया गया तो पूरे सिलो के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। जूलियट अपने बॉस को बताती है, मगर वो मरम्मत की इजाजत देने से मना कर देता है। काम बेहद खतरनाक था और सबसे बड़ी बात ये थी कि सिलो की पूरी तारीख में जनरेटर कभी बंद नहीं हुआ था। अगर उसे बंद किया गया तो लोगों में घबराहट फैल जाएगी, इसलिए वो इतना बड़ा फैसला जल्दी नहीं लेना चाहता। इसी दौरान मेयर और मैट कई लोगों से मिलकर जूलियट के बारे में उनकी राय लेते हैं। वार्नर नहीं चाहता कि जूलियट शेरिफ बने, क्योंकि वो पहले उसके दफ्तर में काम करती थी और वहाँ से चोरी की थी। वो पॉल नाम के एक और अफसर का नाम सुझाता है। मेयर उसकी बात ध्यान से सुनती है और आगे बढ़ जाती है। रास्ते में लोग मेयर से बेहद गर्मजोशी से मिलते हैं, जिससे साफ होता है कि वो एक पसंदीदा और जिम्मेदार मेयर थी। इसके बाद मेयर सिलो के हॉस्पिटल जाती है। वहाँ नवजात बच्चों को देखती है और डॉक्टर से जूलियट को शेरिफ बनाने के बारे में राय मांगती है। वजह ये थी कि वो डॉक्टर जूलियट का अपना बाप था, यानी जूलियट ऊपर के फ्लोर पर पैदा हुई थी जहाँ आरामदायक जिंदगी जी सकती थी। फिर भी उसने नीचे आकर
मजदूरों की तरह काम करना चुना। सच ये था कि जूलियट को बचपन से मशीनों का जुनून था। 13 साल की उम्र में ही वो अपने बाप को छोड़कर नीचे के फ्लोर पर आ गई और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने सब कुछ सीखा और आखिरकार जनरेटर संभालने की जिम्मेदारी उठाई। डॉक्टर कोई साफ जवाब नहीं देता क्योंकि जूलियट के जाने के बाद से उसने उससे बात करना बंद कर दिया था। बाद में जब मैट और मेयर खाना खा रहे होते हैं तो जस्टिस डिपार्टमेंट का एक आदमी रॉबर्ट आता है। वो मीडोज की तरफ से स्ट्रॉबेरी तोहफे में लाता है और उसका संदेश देता है कि वो पॉल को अगला शेरिफ बनाना चाहती है। मेयर कोई तेज रिएक्शन नहीं देती। असल में मेयर बेकर के फैसले को मानना चाहती थी और जूलियट को शेरिफ बनाना चाहती थी। वो बस इसलिए सबसे मिल रही थी ताकि लोगों को पहले से अंदाजा हो जाए। उसी वक्त जूलियट जनरेटर की खराबी से बेहद परेशान होती है। तभी मेयर और मैट उससे मिलने आते हैं। वो जनरेटर की तकलीफ देखते हैं और जूलियट की बेचैनी भी। किसी तरह जूलियट जनरेटर को थोड़ी देर के लिए स्टेबल करने में कामयाब होती है। ये देखकर मेयर और मैट को पूरा यकीन हो जाता है कि जूलियट हर जिम्मेदारी पूरे दिल से निभाएगी। इसके बाद मेयर अपनी पुरानी दोस्त मार्था से मिलने जाती है जिसे वो बचपन से जानती थी। वो फौरन फैक्ट्री से बाहर भागती है। मेयर और मैट को रोकती है और कहती है कि वो शेरिफ बनने के लिए तैयार है, मगर पहले जनरेटर ठीक करना होगा। लोगों की भलाई के लिए मेयर जूलियट के बॉस को आदेश देती है कि जूलियट का हर फैसला माना जाए। सब मान जाते हैं। तय होता है कि मरम्मत का काम रात 10 बजे शुरू होगा। करीब 2 घंटे चलेगा और उस दौरान बैकअप पावर से काम चलाया जाएगा। मेयर माइक्रोफोन से पूरे सिलो को ये बात बता देती है। ये सुनकर लोग बेहद घबरा जाते हैं क्योंकि सिलो की पूरी तारीख में बैकअप पावर कभी इस्तेमाल नहीं हुई थी। अब जनरेटर को सही तरह ठीक करने के लिए जूलियट सबको उसका पूरा नक्शा दिखाती है। उसके मुताबिक जनरेटर का एक हिस्सा लगातार चलते रहने की वजह से मुड़ गया था। उनका काम था कि उस खराब हिस्से को निकालें, उसे जल्द से जल्द सीधा करें और दोबारा लगा दें। जनरेटर भाप से चलता था जो सिलो के नीचे से बड़ी पाइपलाइन के जरिए आती थी, मगर ये भाप कहां से आती थी ये कोई नहीं जानता था क्योंकि उस सिस्टम को बनाने वाले लोगों का कोई लिखित रिकॉर्ड कहीं नहीं था। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि भाप की सप्लाई बंद नहीं की जा सकती थी। अगर जनरेटर बंद हुआ तो सारी भाप एक बफर रूम में जाने लगेगी। वो बफर रूम सिर्फ 1 घंटे तक भाप का दबाव झेल सकता था, उसके बाद वो फट जाएगा। यानी उनके पास जनरेटर ठीक करने के लिए सिर्फ 1 घंटा था, जो देखने में लगभग नामुमकिन था, मगर कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए जूलियट ने ये खतरा उठाने का फैसला किया। जैसे ही रात 10 बजे मुख्य जनरेटर बंद हुआ और बैकअप पावर चालू हुई, कैफेटेरिया की स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए बाहर का असली मौसम दिखने लगा। ये साफ इशारा था कि सिलो के लोगों को जानबूझकर झूठा माहौल दिखाया जाता था, मगर अभी तक किसी ने ये सच नहीं पकड़ा था। सिलो के लोग डरे हुए दुआएं मांग रहे थे कि कुछ बुरा न हो। उसी दौरान मैट अपने अंधेरे घर में बैठा उस औरत की तस्वीर बना रहा था जिसे वो पसंद करता था। वो औरत मेयर खुद थी। मैट उसे शुरू से पसंद करता था मगर कभी हिम्मत नहीं कर पाया। अचानक उसी वक्त मेयर उसके घर आ जाती है। उसकी नजर बनाई हुई तस्वीर पर पड़ती है और दोनों बात करने लगते हैं। मैट हिम्मत जुटाकर उसे अपने दिल की बात बता देता है। मेयर सुनकर बेहद खुश होती है और बताती है कि वो भी उसे पसंद करती है। ये सुनकर मैट खुशी से हैरान रह जाता है। उसी वक्त जूलियट और उसकी टीम बेइंतहा मेहनत से जनरेटर की मरम्मत में जुटी होती है और रास्ते में अनगिनत मुश्किलें आती हैं। किसी तरह जूलियट अपनी टीम के साथ खराब हिस्से तक पहुंचने में कामयाब होती है। उसे निकालकर फौरन सीधा करने का काम शुरू होता है, मगर तब तक काफी वक्त गुजर चुका था और बफर रूम में भाप का दबाव और गर्मी तेजी से बढ़ रही थी। ये देखकर जूलियट एक जोखिम भरा आइडिया आजमाती है। वो एक हाई प्रेशर वाटर पाइप उठाकर बफर रूम में उतर जाती है और वहाँ पानी भरना शुरू करती है ताकि तापमान कम हो सके। किस्मत से उसका ये दांव काम कर जाता है। इससे टीम को खराब हिस्सा ठीक करके दोबारा लगाने का वक्त मिल जाता है। जैसे ही मरम्मत पूरी होती है, शर्ली बफर रूम के दरवाजे की तरफ दौड़ती है और पाइप खींचकर जूलियट को बाहर निकालने की कोशिश करती है, मगर अंदर भरे पानी की वजह से जूलियट एक पल के लिए फंस जाती है, जिससे शर्ली के होश उड़ जाते हैं। शुक्र है कि जूलियट किसी तरह खुद निकलने में कामयाब हो जाती है। कुछ देर बाद सब लोग खुशी और राहत से भर जाते हैं। क्योंकि जूलियट ने जनरेटर ठीक करने के बाद शेरिफ बनने का वादा किया था, इसलिए वो एक आखिरी बार मार्था से मिलने जाती है। वो उसे पुराना कैमरा दिखाती है। मार्था भी उतनी ही हैरान होती है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कैमरा कभी नहीं देखा था। जूलियट मार्था को आखिरी बार गले लगाती है और ऊपर की तरफ चल देती है। मैट और मेयर भी उस वक्त बेहद खुश थे। तभी वार्नर वहाँ आ जाता है। वो साफ नाखुश था क्योंकि मेयर ने उसकी बात नहीं मानी और जूलियट को शेरिफ बना दिया। मेयर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती। जूलियट की तैनाती के कागजात पर दस्तखत करती है और नहाने चली जाती है। उधर जूलियट
जूलियट को याद आता है वो लम्हा जब उसे बेकर का बैज मिला था। उस बैज के पीछे एक लफ्ज लिखा था और वो लफ्ज था सच। ये बेकर का खामोश पैगाम था कि सिर्फ शेरिफ बनकर ही जूलियट जॉर्ज की मौत का सच जान सकती थी। यही असली वजह थी जो उसने वो पद कबूल किया था। तभी जूलियट को फौरन मेयर के घर बुलाया जाता है। वहाँ पहुंचकर जूलियट का दिल बैठ जाता है। किसी ने मेयर को जहर दे दिया था और वो बाथरूम में मर चुकी थी। मैट पूरी तरह टूट जाता है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि शायद ये जहर असल में उसके लिए था। रहस्य और गहरा हो जाता है और बेहद चौंकाने वाले सवाल जवाब मांग रहे हैं। मेयर को जहर किसने दिया? असली निशाना मैट था या कोई और? क्या इसमें वार्नर का हाथ हो सकता है? और क्या जूलियट कभी जॉर्ज की मौत का सच जान पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब अगले पार्ट में आने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।